हेलो फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से वायसराय भारत में आए और उनके शासनकाल के समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुईं। तो इन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बॉर्न टू डेयर चैनल के साथ भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से यह बात साबित हो गई कि भारतीय किसी भी समय विद्रोह करके भारत को कंपनी के शासन से मुक्त करा सकते थे और कंपनी का प्रशासन इतना बड़ा हो चुका था कि कंपनी उसको ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रही थी। कंपनी के हाथों भारत जैसा देश निकल न जाए यह सोचकर महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि कंपनी के प्रशासन को समाप्त किया, खुद को भारत का प्रशासक नियुक्त कर लिया। तो अब कंपनी के अंडर से सारे क्षेत्र ये ले लिए जाते हैं। अब भारत पर राज करने का काम करेंगी वहाँ की रानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति के बाद एक घोषणा पत्र निकाला जिसके तहत कंपनी के द्वारा पूरा प्रशासन ले लिया जाता है महारानी के हाथों में, यानी क्राउन के हाथों में। अब प्रशासन क्राउन को चला गया, यानी ताज को। तो इस तरह से एक नया पद सृजित होता है जिसको कहते हैं वायसराय। अब पहले वायसराय कौन थे, अब इसको देखते हैं। तो भारत का जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये पहले क्यों थे? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय ही लॉर्ड कैनिंग उस समय के वहाँ के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का पद कंपनी का पद था, तो ये वहाँ पे गवर्नर जनरल थे। बट महारानी विक्टोरिया ने जब इस भारत को और कंपनी के सभी क्षेत्रों को अपने अंदर कर लिया तो लॉर्ड कैनिंग को नया पद, एक नया टाइटल दिया जाएगा वायसराय का। तो ये देखते हैं क्या है। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक भारत के वायसराय बने रहेंगे। ये भारत के पहले वायसराय थे। अब देखते हैं कि कैनिंग के समय कौन कौन से कार्य हुए। तो रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया था 1 नवंबर 1858 को, जो कि इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको इलाहाबाद में पढ़ा। इस समय इस घोषणा पत्र को स्टैनली ने लिखा था। तो इस घोषणा में यह लिखा गया था, ये बात कही गई थी कि आज की बात से, यानी 1 नवंबर 1858 के बाद से कंपनी के द्वारा जितने भी क्षेत्र पर प्रशासन किया जा रहा है, कंपनी का सारा अधिकार समाप्त करते हुए वो सारा क्षेत्र चला जाएगा अब विक्टोरिया क्राउन, यानी क्राउन के हिस्से में। जो भी ब्रिटेन का शासक है वही भारत का भी प्रशासक बन जाएगा। इस घोषणा पत्र में क्या था? भारत सरकार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद जो था, रानी ने लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक है वायसराय और एक है गवर्नर जनरल का। ठीक, तो जब कैनिन रानी के नाम पर शासन करते थे, यानी जब वो ताज का प्रतिनिधित्व करता था तब उसको वायसराय कहा जाता था, और जब वह सरकार के वैधानिक नेता के रूप में कार्य करता था तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो इस तरह से उनके पास दो पद आ गए थे, दो नाम के, एक वायसराय एक गवर्नर जनरल। जब भी वो रानी वाला कार्य करेगा तो उसको गवर्नर वायसराय कहा जाएगा, और जब वह प्रशासनिक वैधानिक नेता के रूप में कार्य करेगा तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। थाना, कचहरी आदि की स्थापना हो चुकी थी। तो इसी समय भारतीय दंड संहिता भी 1860 इसको लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1858 में भारतीय प्रशासन अधिनियम भी पारित किया गया लंदन में। इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता के नाम पर एक प्रधान सचिव द्वारा शासन किया जाएगा। अब देखिए, पूरा सब कुछ हेड तो बन गई महारानी, लेकिन महारानी खुद काम तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने कार्य करने हेतु, यानी भारत पर प्रशासनिक देखभाल करने हेतु भारत में एक व्यक्ति को रखा जिसको कहा जाता था गवर्नर जनरल और वायसराय। और लंदन की संसद में भी उन्होंने इसके हेतु एक विभाग बना दिया जिसमें क्या था, एक प्रधान सचिव था। तो प्रधान सचिव की नियुक्ति हुई भारतीय प्रशासन अधिनियम के तहत। अब इस प्रधान सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की भी बात कही गई। भारतीय प्रशासन अधिनियम के तहत एक प्रधान सचिव मिल गया और उसको हेल्प करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद की बात हो गई लंदन के संसद में। इंडिया का परिषद अधिनियम 1861 पास किया जाएगा। इस अधिनियम में क्या था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया 1861 के इंडिया के परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर कैनिंग के कार्यकाल में प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जो विलय की नीति चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो इतने कार्य हुए लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन। इनका शासनकाल रहा 1862 से 63 तक, ज़्यादा समय तक नहीं था। इनके टाइम में उन्होंने कुछ खास कार्य किया भी नहीं, बस इनका याद रखिए कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। एल्गिन के बाद आएंगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये भी ज़्यादा समय तक कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। 1864 से लेके 1869 तक ये रहेंगे, शासन करेंगे। इनके टाइम में क्या होता है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 1865 ईस्वी तक में हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। देखिए, कैनिंग के समय में ये हो गया था कि हर एक प्रेसिडेंसी में हमें हाई कोर्ट की स्थापना करनी है, वो बात लिखित यानी आदेश में आ गया था। बनते बनते कराते कराते पूरा काम 1865 आ गया और इस टाइम पे जाके कहीं स्थापना हो पाई थी हाई कोर्ट की। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यानी हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक हाई कोर्ट नियुक्त भी हो गया, बन भी गया। इनके बाद आएंगे लॉर्ड मेयो। ये 1869 से 72 तक रहेंगे। इनके शासनकाल में देखिए क्या क्या चीज़ हुआ। मेयो के समय में इन्होंने भारतीय राजकुमारों को शिक्षा और राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए तो इन्होंने 2 कॉलेज बनाए, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज। 1869 में ये भारतीय राजकुमारों को प्रशिक्षण और पढ़ाई लिखाई का कार्य कराते थे कि कैसे भारतीय राजकुमार भी
ब्रिटेन या ब्रिटिश क्राउन का कल्चर फॉलो करें, उन्हें यह सिखाया जाता था। लॉर्ड मेयो के टाइम पे ही भारत में पहली जनगणना होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, वो 1872 में होगी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। इसके बाद आएंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये 1872 से 1876 तक भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय रहेंगे। इनके समय में होता है कूका विद्रोह, ये याद रखिएगा। कूका विद्रोह पूछा जाता है कि कब हुआ था, 1872 ईस्वी में इसका विद्रोह का दमन करते हैं नॉर्थब्रुक। ठीक, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से क्या होता है, एक ब्रह्मा मैरिज एक्ट पारित किया जाता है 1872 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्मा मैरिज एक्ट पास किया जाएगा 1872 में। इस मैरिज एक्ट के तहत क्या हुआ, बाल विवाह को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित। ठीक, तो ब्रह्मा मैरिज एक्ट में बाल विवाह प्रतिबंधित हो गया। इसके बाद आएंगे लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक रहेंगे, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। 1878 ईस्वी में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया। ये एक्ट लाया क्यों गया, देखिए, दो समाचार पत्र थे, एक सोम प्रकाश और एक भारत में। सोम प्रकाश का प्रकाशन करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। इन दोनों समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान में रखकर यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के कारण सोम प्रकाश तथा भारत में हित, ये दोनों तो प्रतिबंधित हो गए, और खुद को प्रतिबंध से बचाने के लिए अमृत बाजार नामक एक पत्रिका थी, उसने रातों रात अपनी भाषा बंगाली से बदलकर अंग्रेजी कर लिया। क्योंकि वर्नाकुलर एक्ट में यही बात कहा गया था कि जो इंग्लिश में पब्लिश करेगा वही कर सकता है पब्लिश, और किसी लोकल रीजनल लैंग्वेज में कोई न्यूज़पेपर या पत्रिका पब्लिश नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपनी भाषा ही बदल ली, अमृत बाजार ने। ठीक, 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और ये करने वाले थे सर सैयद अहमद खां। ICS, ये रहा ICS की परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार थे उनकी उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लॉर्ड मेयो के समय में ही ब्रिटिश संसद में राजकीय उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित किया जाएगा। तो यहाँ से कुछ टाइटल्स निकल के आए, जैसे भारत की सामग्री का और केसरी हिंद, जैसे कई और टाइटल्स। तो एक टाइटल दिया गया केसरी हिंद महारानी एलिजाबेथ को, और यही केसरी हिंद टाइटल बाद में जाके महात्मा गांधी को भी दिया जाएगा। और ये कार्य होने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा 1 जनवरी 1877 में। तो पहला दिल्ली दरबार लगाया जाएगा, वहाँ पे महारानी विक्टोरिया को क्राउन पहनाया जाएगा, उनको भारत की महारानी घोषित किया जाएगा, और एलिजाबेथ को केसरी हिंद की उपाधि दी जाएगी। इसके बाद आएंगे लॉर्ड रिपन। रिपन का टाइम क्या है, 1880 से 1884 तक, 80 से 84 तक ये रहेंगे लॉर्ड रिपन। ये सबसे लोकप्रिय वायसराय कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीयों के भले के लिए या भारतीयों के प्रति थोड़ा उदारता दिखाई थी, इसलिए ये लोकप्रिय वायसराय कहलाते हैं। भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के ये समर्थक थे। ये चाहते थे कि भारत पर प्रशासन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय आगे आएँ। लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ, देखिए, रिपन के समय में 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया, जिसके तहत बाल मजदूरों का कल्याण इसको पास किया गया था। अब जो बाल मजदूर थे उनको इस नियम के तहत कुछ छूट या कुछ सुविधाएं मिली। 1881 में ही प्रथम नियंत्रित जनगणना यानी रेगुलर सेंसस की स्टार्ट हुई। तो पहली जो फर्स्ट सेंसस था, जनगणना थी, वो होती है मेयो के टाइम पे 1972 में। उसके बाद से जो रेगुलर थी, नियमित, वो 1881 से स्टार्ट होगी, और हर 10 साल पे भारतीय जनगणना होगी। तो 1881 से जो जनगणना की स्टार्ट थी वो होती है रिपन के टाइम पे। तो रिपन ने क्या किया, रेगुलर जनगणना होने के लिए समझिए रिबन काटी थी। ठीक, तो इसका उद्घाटन समझ लिए इन्होंने किया था इनका, इसीलिए इनका नाम आप याद कर सकते हैं, रिपन ने जनगणना के लिए रिबन काटी थी। जनसंख्या उस समय की कितनी थी, 254 मिलियन आंकी गई थी जनगणना के बाद, और इसे हर 10 साल पे करने के लिए कहा गया था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे जो वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया था, उसको लॉर्ड रिबन के टाइम पे 1882 में समाप्त कर दिया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हो जाएगा 1882 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति होगी 1882 में, जो प्राथमिक शिक्षा से विशेष रूप से संबंधित थी। इसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट बिल 1883 में पास किया गया। इस बिल के तहत क्या हुआ कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। देखिए, हुआ ये था कि जो पहले जज थे एलिजा एम्पे, या उसके बाद से लेके अभी तक, एल्बर्ट बिल आने के पहले तक, ये होता था कि कोई भी भारतीय जज, अगर कोई भारतीय जो जज बन भी गया है, वो किसी यूरोपीय व्यक्ति के ऊपर या कंपनी के ऊपर या यूरोपीय कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई केस नहीं सुन सकता था, यानी उस पर न्याय या फैसला नहीं दे सकता था। यूरोपीय पे कोई अगर केस या कुछ इल्ज़ाम लगे होते थे या कोर्ट केस चल रहा होता था, तो उसके लिए एक यूरोपीय जज ही होता था कि वही उसको सुनेगा, उसके न्याय करेगा। एल्बर्ट बिल आने के बाद ये चीज़ हटा दी गई। अब अगर कोई भारतीय जज भी है तो वो भी यूरोपियों से संबंधित मामले देख सकता है और न्याय कर सकता है। एल्बर्ट के बाद आएंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 88 तक के बीच में। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें देखते हैं। डफरिन के समय में ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो 1885 में होगी। 1885 में डफरिन के शासनकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी।
एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। इसका जो पहला अधिवेशन होगा वो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होगा, और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये बात हम नोट कर लीजिए कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। ए ओ ह्यूम संस्थापक, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी मीटिंग होगी। पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी होगा। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसके शासनकाल में ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो जवाब है डफरिन। ठीक, डफरिन के समय में ही लाहौर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी 1887 में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना और लाहौर यूनिवर्सिटी की स्थापना डफरिन के समय में ही हुई। डफरिन के बाद आएंगे लॉर्ड लैंसडाउन। इनका शासनकाल 1888 से लेकर 94 तक रहेगा। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, डूरंड लाइन खींची जानी। ये लाइन क्या है? ये अफगानिस्तान और भारत की सीमा को विभाजित करने वाली लाइन है, डूरंड लाइन। फिलहाल ये पाकिस्तान की तरफ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन थी उसको डूरंड लाइन कहते हैं। अब यही लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन बन गई है। 1893 में ये खींची गई थी। इसका कुछ ही हिस्सा भारत के पास है, बाकी सारा अधिकांश हिस्सा जो अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करता है वो डूरंड लाइन है। लैंसडाउन के बाद आएंगे लॉर्ड एल्गिन सेकंड। ये 1894 से 1899 तक प्रशासन करेंगे। इनके समय में देखिए क्रांतिकारी एक्टिविटी होगी। पूना के चापेकर भाइयों ने, ये दो भाई थे, चापेकर भाई ने कहा जाता है, 1897 ईस्वी में इन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों रैंडे और आयरस्ट जो प्लेग समिति के अध्यक्ष थे इनकी हत्या कर देते हैं। पूना के चापेकर भाइयों, ये एक क्रांतिकारी घटना थी, इसको नोट करना जरूरी है। एल्गिन सेकंड के बाद आएंगे लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक में। ये क्या सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। अलोकप्रिय, ये भारतीयों के सेंस में थे अलोकप्रिय। ठीक, यानी भारतीय इन्हें पसंद नहीं करते थे, परंतु अंग्रेजों की तरफ से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले वायसराय में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कार्य किए। इस वजह से ये भारतीयों के लिए अलोकप्रिय हो गए, क्योंकि ये भारतीयों के खिलाफ कार्य कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन के समय में देखिए सर एंड्रूज फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन कराया जाएगा। ये गठन होगा 1902 ईस्वी में। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाएगा 1902 ईस्वी में। और इसी की सिफारिशों के आधार पर क्या होता है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाएगा। तो पहले टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसका नाम था विश्वविद्यालय आयोग। आयोग ने कुछ सुझाव, कुछ सिफारिशें की। उस सुझाव और सिफारिशों के आधार पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। भारत में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना करने का श्रेय कर्जन को जाता है। बंगाल का विभाजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसकी घोषणा कर दी थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और उनकी घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 ईस्वी में। ठीक, तो हुआ ये था कि बंगाल विभाजन की जरूरत क्या पड़ी। उस समय जो क्रांतिकारी या चेतना थी, राष्ट्रवाद की जो चेतना थी, वो बंगाल क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय थी या बहुत शक्तिशाली थी। तो बंगाल क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र था। इसके तहत बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत असम, बंगाल, आज का बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र आते थे। बिहार, ये भी क्षेत्र आते थे। तो बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था जहाँ से राष्ट्रवाद की आवाज़ उठती रहती थी। तो इस राष्ट्रवाद की आवाज़ को दबाने के लिए उसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसलिए उसने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा की। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भू पुरातत्व विभाग की स्थापना होगी, लॉर्ड कर्जन ही कराएगा। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में होती है। और रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान देता है लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के टाइम पे ही रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास होता है। इसने बहुत सारी रेलवे लाइन्स बिछवाई थी और रेलवे के विकास के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे कहते हैं CBI, इसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में होती है। तो लॉर्ड कर्जन ने CBI की भी स्थापना करवाई थी। तो लॉर्ड कर्जन के इतने कार्यों के बाद वो भारत से जब यहाँ से जाता है, उसके बाद दूसरा वायसराय आएंगे जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। मिंटो 1905 से 1910 तक भारत में रहेंगे। अब इनके शासनकाल में देखिए क्या क्या होता है। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की अधिवेशन चल रहा था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। इसके संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खां थे। और इसके पहले अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क, लेकिन इसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए अध्यक्ष आगा खां। अब ये मुस्लिम लीग बनी क्यों थी? मुस्लिम लीग बनने का मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना तथा मुसलमानों में सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना था। ये चाहते थे कि अंग्रेज सरकार मुसलमानों पर विशेष ध्यान दे, इस हेतु ये उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। अब 1907 में ही क्या होगा, मुस्लिम लीग 1906 में बनी और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और इसमें हो जाता है कांग्रेस का विभाजन। तो अब कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि 1907 में यानी कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है। उस समय रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे, उनके समय में ही कांग्रेस का विभाजन होता है। और कांग्रेस का विभाजन किस में होता है? कांग्रेस का विभाजन दो पार्टियों में दो दलों में हो जाता है, एक है गर्म दल और एक है नरम दल। ठीक, एक गर्म दल थे जो उग्रवादी सोच रखता था और भारत में क्रांति लाना चाहता था, और एक नरमवादी सोच के लोग थे जो भारत में संवैधानिक विकास की बात चाहते थे। कोई भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि भारत में प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे थे। मिंटो के शासनकाल में ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, ये परिषद क्या, वही 15 सदस्यीय परिषद, उसी से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और मार्ले मिंटो, इसमें दो नाम क्यों है? देखिए, मिंटो जो नाम है ये भारत के वायसराय का नाम है, और जो मार्ले नाम है ये भारत के सचिव का नाम है। तो जब भारत प्रशासन अधिनियम पारित किया गया था तो उसमें कहा गया था कि एक प्रधान सचिव और उसके 15 सदस्यीय परिषद होगी। तो जो प्रधान सचिव उस समय थे, 1909 के समय में जो प्रधान सचिव थे वो थे मार्ले, और भारत के जो वायसराय थे वो थे मिंटो। तो इस अधिनियम 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। एक का नाम प्रधान सचिव पे, दूसरा का नाम भारत के वायसराय पे रखा गया। ठीक, तो इस तरह से मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 ईस्वी में। इस सुधार में क्या कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी में बात कही गई थी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था के लिए। ठीक, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत ये आ गया कि मुस्लिमों के लिए हम अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। ये आगे चल के बहुत बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि एक ही देश में एक ही चीज़ के लिए दो तरह से चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। लॉर्ड मिंटो के बाद आएंगे लॉर्ड हार्डिंग, ये भारत के वायसराय बन के आएंगे, 1910 से लेकर 1916 तक ये रहेंगे लॉर्ड हार्डिंग। इनके समय में क्या क्या होता है, देखिए, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। 1911 में ही जॉर्ज पंचम, ये क्या थे, ये ब्रिटेन के राजा थे, और रानी विलियम मेरी ये भारत आते हैं, और भारत में होगा दिल्ली दरबार लगाया जाएगा, और दिल्ली में ये अपना अभिषेक करवाएंगे। ठीक, तो 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाएगा, ये याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। एक दिल्ली दरबार पहले भी लग चुका था जब रानी विक्टोरिया आई थी, ये दूसरा दिल्ली दरबार था, 1911 में लगेगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही दिल्ली दरबार लगेगा। इसी दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज की जाएगी। तो अब राजधानी दिल्ली बन जाएगी, कलकत्ता से शिफ्ट करके इसको दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली में स्थापित होगा। और दिल्ली शहर भी विकसित किया गया लॉर्ड लुटियंस के द्वारा। लुटियंस एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने दिल्ली में, जहाँ पे आज का वर्तमान समय में भारत के सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, संसद है, ये सब संसद है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, ये सारा का सारा निर्माण कार्य लुटियंस के निगरानी में ही हुआ था। तो उन्होंने दिल्ली शहर को बसाया, जो आधुनिक दिल्ली आज की कही जाती है। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हो गई। ठीक, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1912 में ही हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। अब ये देखिए, हार्डिंग क्या, ये भारत के वायसराय हैं, इन्हीं पर दिल्ली में बम फेंका गया था। फेंकने वाले थे रास बिहारी घोष। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनकी रचना गीतांजलि के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी और रूस के द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होती है, इसी के साथ क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये रहेंगे 1916 से लेकर 1921 तक। इनके शासनकाल में देखिए क्या होता है, इनके टाइम पे होगा 2 होम रूल की स्थापना होगी। पहला होम रूल था जो तिलक ने चलाया था अप्रैल 1916 में, और दूसरा होम रूल था जो एनी बेसेंट ने चलाया था सितंबर 1916 में। तो 2 होम रूल थे, एक तिलक के द्वारा चालू किया जाता है और एक एनी बेसेंट के द्वारा चालू किया जाता है। तो ये बस याद करना है कि होम रूल आंदोलन क्या था, तिलक और एनी बेसेंट ने चलवाया था, और चल रहा था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही लखनऊ सत्र बुलाया जाएगा भारतीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में ही कांग्रेस का क्या होगा, पुनर्मिलन होगा, यानी कांग्रेस में जो नरम दल और गर्म दल बढ़ गए थे, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाएंगे, और नरम दल गर्म दल मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। इसी अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ समझौता होता है 1916 का। यानी अभी कांग्रेस एक पार्टी थी और मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी थी, ये दोनों लखनऊ समझौते में ही मिल जाते हैं। तो लखनऊ समझौता डबल हो गया, समझिए कि एक समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल जाती हैं लखनऊ समझौते के तहत लखनऊ में, और जो कांग्रेस में विभाजन हो चुका था नरम दल और गर्म दल का, वो भी साथ में इकट्ठा हो जाते हैं। तो 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आते हैं। तो यहाँ से एंट्री हो गई गांधी जी की भारत में। अभी तक वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ अपने कार्य कर रहे थे। 1915 में ये भारत आते हैं। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या होगा, ये गांधी जी भारत आ जाएंगे और साबरमती में अपनी स्थापना करेंगे आश्रम का 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह करेंगे चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही। 1917 में पहली बार भारत में क्या होगा, सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे महात्मा गांधी। अहमदाबाद में सत्याग्रह करेंगे 1918 ईस्वी में, तथा खेड़ा सत्याग्रह करेंगे 1918 ईस्वी में। तो गांधी जी 15 में आए, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना होगी, 17-18 वो लगातार कार्य करते रहेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये सब कार्य करके आए हुए थे। तो सब कुछ ये हो रहा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही, इतनी घटनाएं हो गई। चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। अब ये रॉलेट एक्ट है क्या, देखते हैं। इस एक्ट में यह बात कही गई कि संदेह मात्र पर किसी भारतीय को वो गिरफ्तार कर सकते थे।
तो रॉलेट एक्ट में ये बात बताई गई थी कि अगर भारत कि यदि ब्रिटिश सरकार को किसी पर भी संदेह होता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये बात इस एक्ट में कही गई थी। तो ये एक तरह से काला कानून था। इसकी ये अंग्रेज इससे मनमर्जी कर सकते थे कि किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार कर सकते थे और कारण बता सकते थे कि हमें इस पर संदेह है। तो रॉलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। इसका बहुत विरोध होता है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए एक सभा आयोजित की जाती है जलियांवाला बाग में, और लेकिन वहाँ हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। तो जलियांवाला बाग में होता क्या सुनिए। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसी एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल नामक दो नेताओं को, पंजाब के दो नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग क्षेत्र में, जलियांवाला बाग एक गार्डन था, बाग था, उसमें विशाल जनसभा आयोजित की जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और इस बाग में आके जनरल आर डायर ने एक तरफ से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके कारण हजारों निर्दोष लोग जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे वो मारे जाते हैं। तो ये हत्याकांड भारतीयों के लिए बहुत ही दुखदायी था। इस हत्याकांड के बाद सभी ने ब्रिटिश प्रशासन की घोर निंदा की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइट की उपाधि लौटा दी इस हत्याकांड के बाद। और ये सब कुछ हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के अंदर ही। और इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आता है 1919 में। अब इससे पहले जो सुधार अधिनियम आया था वो 1909 में आया था। ठीक, फिर 10 साल बाद आएगा सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसरॉय हैं और मॉन्टेग्यू भारत के प्रधान सचिव जो लंदन में थे। ये लंदन में थे और ये भारत में थे। ठीक है, तो ये दोनों मिला के नाम दिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो 1909 में आया, 1919 में आया, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम कह लें या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कह लें। खिलाफत आंदोलन शुरू होगा। खिलाफत आंदोलन शुरू होगा 1919 में। ये मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया जाता है। असहयोग आंदोलन होगा 1920 ईस्वी में शुरू हो जाएगा। ठीक, असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करेंगे और इस आंदोलन के जो पहला दिन था 1 अगस्त 1920 को ही, उस दिन क्या होती है, तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो इनकी मृत्यु असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले दिन ही हो जाती है। ठीक, और इनके नाम से फिर एक कोष बनाया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक सहायता कोष, और इस कोष में करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी 1916 में। ये स्थापना करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो इनके प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। लॉर्ड रीडिंग आएंगे चेम्सफोर्ड के बाद। इनके समय में देखिए क्या क्या हुआ। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस ले लेते हैं। ठीक, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ये चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। इस कांड में क्या था कि एक पुलिस थाने में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी, यानी हिंसा हो गई थी, जिस वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में ही चौरी चौरा कांड होगा। 1921 से 1922 में ही मोपला विद्रोह जो मालाबार में है वहाँ होता है, इन्हीं के समय में होगा। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन होगा इलाहाबाद में, जिसके सचिव क्या थे, मोतीलाल नेहरू थे, और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु भी कहा जाता है। तो ये पार्टी बनी क्यों, स्वराज पार्टी क्यों बनी? असल में ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये सभी असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण ये गांधी जी से इनका मतभेद हो गया और इन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया। कांग्रेस का त्याग करके इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको कहते हैं स्वराज पार्टी। सचिव बन गए मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष बन गए चित्तरंजन दास। इस पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। रीडिंग के समय में ही क्या होता है, रॉलेट एक्ट जो आया था वो रद्द कर दिया जाता है। तो ये याद रखिए, रॉलेट एक्ट रद्द होगा। आया था कब? ये 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, लेकिन रद्द कर दिया जाएगा रीडिंग के टाइम पे। लॉर्ड रीडिंग के समय में ये रॉलेट एक्ट रद्द हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जितनी क्रांतिकारी घटनाएं थी, अधिकांश क्रांतिकारी घटनाएं, जैसे चौरी चौरा, और एक घटना होती है काकोरी। ठीक, काकोरी वाली क्या होती है, 1925 में होती है। ठीक है, 1925 में काकोरी कांड और चौरी चौरा कांड। तो जो कांड वाली चीज़ें थी वो होती हैं लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। ठीक, तो जब कोई कांड हो जाता है तो वो न्यूज़पेपर में छपता है, और न्यूज़पेपर क्या करते हैं, हम लोग रीड करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड क्या होता है, ये रीडिंग के टाइम पे आएगा, हमने न्यूज़पेपर में रीड किया तो हमें पता चला इसके बारे में। ठीक, तो ये रीडिंग लॉर्ड रीडिंग के समय में होगी। लॉर्ड रीडिंग के समय में एक चीज़ और भी होती है 1923 ईस्वी में, कि भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी वो पहले इंग्लैंड में होती थी। ठीक, तो आईसीएस की परीक्षा पहले इंग्लैंड में होती थी सिर्फ, जिसको परीक्षा देना होता था वो इंग्लैंड जाना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया, इसका सेंटर इंग्लैंड और भारत दोनों जगह कर दिया, यानी आईसीएस की परीक्षा अब इंग्लैंड में भी होती थी और भारत में भी होती थी ये परीक्षा। लॉर्ड रीडिंग के बाद अब आएंगे लॉर्ड इरविन। ये भारत के वायसराय बन के आएंगे 1926 में, और 1931 तक ही भारत के वायसराय रहेंगे। गांधी इरविन समझौता, इसके कारण इनको याद किया जाता है लॉर्ड इरविन को। इनके शासनकाल में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अब साइमन कमीशन क्या है, ये एक 7 सदस्यीय कमीशन बनाई गई थी। इस कमीशन का काम था कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, यानी भारत प्रशासन अधिनियम आया था, उसकी व्यवहारिक सफलता का पता करना इसका काम था। अब ये भारतीयों पे लागू किए गए अधिनियम की सफलता को प्राप्त जानने के लिए कमीशन बनाया गया, लेकिन इसमें जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों बाहरी थे,
यानी भारतीय कोई इसमें सदस्य नहीं था। इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। इस कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 में, इरविन के शासनकाल में ही, और ये भारत में आता है 3 फरवरी 1928 को। मुंबई बंदरगाह पे ये उतरेगा। जब ये मुंबई बंदरगाह पे आता है तो यही से इसका इसका विरोध करना लोग शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया जाता है और साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे पूरे भारत में गूंज उठते हैं। इसी साइमन कमीशन के ही विरोध प्रदर्शन के दौरान में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिन पर अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स के कहने पे लाठीचार्ज किया जाएगा, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड इरविन के समय में ही 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का आयोजन होगा। ये मार्च गांधी जी करेंगे। गुजरात के नसवारी जिले में स्थित है दांडी। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर देंगे गांधी जी। तो ये हो रहा है इरविन के समय में ही, लॉर्ड इरविन के समय में ही दांडी मार्च स्टार्ट होगा 12 मार्च से। तो ठीक दांडी मार्च कब हुआ था? ये मार्च यहाँ पे भी है, मार्च यहाँ भी है, तो 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। और लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन होगा 1930 ईस्वी में। ठीक, तो इरविन के समय में ही पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू होगा। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम करेंगे और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी इरविन का समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। चूँकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू की थी, उसी को लेकर गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की बात होती है। कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इरविन ने ये बात उनको कही थी कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, आप गांधी जी वहाँ जाके सम्मेलन में अपनी बातें रख सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति मिलती है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है, और यह होता है लाहौर अधिवेशन में। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो 31 दिसंबर 1929 को ही पूर्ण स्वराज ये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कांग्रेस का। 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के किनारे भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो इस कारण से 26 जनवरी 1930 पहले से ही निर्धारित हो गया था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस है। इसी कारण जिसे संविधान लागू करने की डेट भी यही 26 जनवरी इसी कारण से तय की जाती है। 1928 ईस्वी में ही सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था। अब बारदोली ही वो जगह है जहाँ पर सरदार पटेल उभर कर आते हैं, और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार टाइटल को यही बारदोली की महिलाओं ने दिया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल करेंगे। लॉर्ड इरविन के समय में ही शारदा एक्ट पारित किया जाएगा 1930 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत क्या हो गया था कि जो लड़कियों की विवाह की उम्र थी उसको 14 साल मिनिमम कर दिया गया था, और लड़कों के लिए 18 साल कर दिया गया था। यानी 14 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं हो सकता था, और 18 साल से कम उम्र के लड़कों का नहीं। तो लॉर्ड इरविन के बाद के वायसराय बन के आएंगे लॉर्ड वेलिंगटन। इनका शासनकाल 1931 से लेकर 1936 तक रहेगा। वेलिंगटन के समय में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा 1931 में, लंदन में ये शुरू होगा, और इसी में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि बनकर SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचेंगे। ठीक, तो गांधी जी पहुंच गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, परंतु ये असफल रहा इन द सेंस गांधी जी की यहाँ कोई खास बातें नहीं मानी गई, इसलिए यह सम्मेलन क्या हुआ, गांधी जी यानी कांग्रेस की तरफ से जो रहा ये असफल घोषित हो गया। अब गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी वापस आते हैं, भारत वापस आएंगे, और आने के बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। तो इसका दूसरा चरण शुरू होगा 1934 ईस्वी में, आंदोलन की पूर्णतः समाप्ति तक। ठीक, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन चालू होगा, और इस सम्मेलन में कांग्रेस की उपस्थिति के बिना, यानी कांग्रेस इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसमें रहेगा एब्सेंट। ठीक, तो कांग्रेस इसमें एब्सेंट रहेगा, नहीं रहेगा, भाग नहीं लेगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, और इसी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। मैकडोनाल्ड उस समय के वहाँ प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1932 में उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा कर दी, जिसके तहत क्या हुआ, हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। अब यह क्या था, देखिए, पहला पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था 1909 ईस्वी में मुस्लिमों को। अब उसके बाद हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। अब देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल क्या था। पृथक निर्वाचन मंडल में ये होता था कि अगर कोई हरिजन कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वोट डालने का अधिकार सिर्फ हरिजनों को ही था और किसी को नहीं। तो इसी तरह मुस्लिम निर्वाचन मंडल भी नियुक्त हुआ था 1909 में ही। उसमें क्या हुआ था कि किसी मुस्लिम प्रत्याशी को वोट डालने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही होता था। ठीक, अब इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब यहाँ से देखिए, गांधी जी और अम्बेडकर जी में, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो हुई थी वो अम्बेडकर जी की देखरेख में हुआ था। अम्बेडकर जी वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि वो समय लंदन में ही थे। अब जब ये कम्युनल अवार्ड भारत में घोषित हो जाते हैं तो गांधी जी यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। फिर यहाँ होगा पूना समझौता।
ये सब कुछ हो रहा है लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे ही। इन्हीं के समय में होगा पूना समझौता 1932 ईस्वी में। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच क्या होता है, कम्युनल अवार्ड में सुधार हेतु ये पूना समझौता होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 आ जाता है, ये वेलिंगटन के टाइम पे ही पारित होगा। और इसी के द्वारा क्या होता है, भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाता है। तो भारत और बर्मा अब अलग अलग हो जाते हैं 1935 में। लॉर्ड विलिंगटन के बाद जाने के बाद आएंगे लॉर्ड लिग्निथ। ये 1936 से लेकर 1943 तक रहेंगे। लिग्निथ को इनके समय में देखिए क्या होता है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो लिग्निथ के टाइम पे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और भारत को भी क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्धरत घोषित कर दिया जाता है, यानी भारत भी इस युद्ध में लग गया। भारत की इच्छा हो या ना हो, लंदन ब्रिटेन ने कह दिया, तो इस वजह से इसको भी युद्धरत घोषित कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में युद्ध स्तर पर काम चलाया जाने लगा। अब लिग्निथ के समय में ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा उनके लाहौर अधिवेशन में जो मार्च 1940 में हुआ था, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मोहम्मद अली की जिन्ना की अध्यक्षता में पारित कर दिया। ठीक, तो मुस्लिम लीग ही 2 राष्ट्र बनाने के विचार लेके आए। इन्होंने 2 राष्ट्र होने का विचार पारित किया मोहम्मद अली जिन्ना की देखरेख में। 8 अगस्त 1940 को भारतीय वायसराय लॉर्ड लिग्निथ ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। अभी अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त प्रस्ताव ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया भारतीयों के प्रति एक प्रस्ताव था, जिसमें उन्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली गई थी कि दे दिया जाएगा, बस इसके बदले क्या करना था, युद्ध में भाग लेना था। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसे अस्वीकृत कर दिया अगस्त प्रस्ताव को। लिग्निथ के समय में ही गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया 1940 में, ये इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 1940 में। तो जो पहले सत्याग्रही थे, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। ये पहला सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब कुछ हो रहा है लिग्निथ के समय में। 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन होगा। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला का स्थान है। यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया जाता है। ठीक, और बोस और उनके समर्थक मिलकर कांग्रेस से त्याग दे देंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई संस्था का स्थापना करेंगे 1939 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस करेंगे कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने के बाद। 1941 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत से भाग निकलने की घटना होगी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद 1941 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर निकल जाएंगे, यानी सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से भारत से बाहर चले जाते हैं 1941 में। और ये सब हो रहा है लिग्निथ के समय में ही। 23 मार्च 1942 को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अब ये उस समय के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इनके द्वारा क्या होता है, क्रिप्स मिशन भेजा जाएगा। ये भारत भेजा जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसका बहिष्कार कर दिया था। तो इससे पहले अभी युद्ध चल रहा था और युद्ध में भारतीयों को साथ चाहने के लिए ही ये तरह तरह के मिशन आ रहे थे। एक अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिनमें भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात कह रहे थे और इसके बदले युद्ध में भाग लेने के लिए बोल रहे थे। तो क्रिप्स मिशन आएगा लिग्निथ के समय में। ठीक, लिग्निथ के समय में ही 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जारी किया जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चालू होगा। कहाँ, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये स्टार्ट होता है। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त 1942 को ये शुरू होगा। तो हम ये चीज़ जान सकते हैं कि गो मीन्स होता है जाना, ठीक है, गो मतलब है जाना, और लिग्निथ के टाइम पे ही अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान आंदोलन लिग्निथ के समय में ही चालू होगा। ठीक, फिर 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस कार्यकारिणी के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी के तहत गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा सरोजिनी नायडू के साथ कैद कर दिया जाता है। तो गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन तीनों को पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया जाएगा। 1937 ईस्वी में शिक्षा की वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। लिग्निथ के जाने के बाद आएंगे भारत के वायसराय बन के लॉर्ड वेवेल। ये 1943 से लेकर 1947 तक भारत के वायसराय रहेंगे वेवेल। लॉर्ड वेवेल द्वारा 14 जून 1945 को वेवेल योजना लाई जाएगी। ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और उसके बाद फिर वेवेल योजना, ये भारत में आती है इनके टाइम पे, वेवेल के टाइम पे। इस पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन किया जाएगा और इसका आयोजन मुस्लिम लीग के अरंगापुर नीति के कारण असफल हो जाता है। तो ठीक, वेवेल योजना भी आई, लेकिन मुस्लिम लीग की जो अरंगापुर नीति थी उस वजह से वेवेल योजना भी फेल हो गई। लॉर्ड वेवेल के समय में ही 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के तीन सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, जिनका नाम था जनरल शहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल।
ठीक। तो शहनवाज, ढिल्लो और सहगल, इन तीनों के पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। इस मुकदमे को, ठीक, मुकदमा चलाया जाता है। ये तीनों आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। 1945 में ये मुकदमा चलाया जाएगा। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, KN काटजू यानी कैलाशनाथ काटजू तथा अरुणा आसफ अली, ठीक, इन तीनों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति की स्थापना करेंगे। ये तीनों उस समय के टॉप वकील थे। ये तीनों मिलके शहनवाज, ढिल्लो और सहगल के समर्थन में कोर्ट केस लड़ रहे थे। लॉर्ड वेबल के समय में ही क्लीमेंस एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 1939 से लेकर लगातार कोई ना कोई मिशन या प्रस्ताव आ रहा है। पहले आया अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, उसके बाद आया वेबल योजना और उसके बाद अब आ रहा है कैबिनेट मिशन। ठीक, 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। ठीक, कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की जाएगी और भारत में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। तो 1946 में ही सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं भारत में। लॉर्ड वेबल के समय में ही कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में ये बात कही गई कि तो भारतीयों को उनका संविधान बनाने का कार्य दिया जाएगा। तो इसीलिए जुलाई 1946 ईस्वी में एक संसदीय सभा बनाई जाती है। इसके लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो संसदीय सभा यानी संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हो जाएगी। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होगी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, ठीक, एटली के द्वारा जून 1948 तक में भारत को शक्ति हस्तांतरित करने के लिए की घोषणा कर दी जाएगी, मतलब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी। वेबल के बाद अगले जो भारत के वायसराय बन के आएंगे वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से 48 तक रहेगा। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना लाई जाएगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और भारत में भारत के विभाजन की योजना लेके आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही लंदन में ही जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता एक्ट पारित किया जाएगा। तो लंदन की संसद में ये एक्ट पारित किया जाएगा। इस एक्ट के तहत 14 सितंबर 1947 को पाकिस्तान को और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी इन 2 डेट्स को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसी प्रस्तावना इस स्वाधीनता एक्ट में पारित हो जाती है लंदन के संसद में। और उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री एटली थे। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बनेंगे। तो नए नए बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बन जाएंगे। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बन जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका है। ठीक, आज़ादी के बाद चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, इनको बनाया जाएगा गवर्नर जनरल। अब ये वायसराय नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके नाम में वायसराय नहीं आएगा। ठीक, ये गवर्नर जनरल थे सिर्फ। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी ऐसे गवर्नर जनरल जो भारत के थे, यानी एक भारतीय व्यक्ति थे। तो ये भारतीय व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचार्य। इनके समय में क्या क्या हुआ देखिए। शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग बनाया जाएगा 1948 और 49 में। इस आयोग के द्वारा भारतीय शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर कार्य होंगे। 26 जनवरी 1950 को राजगोपालाचारी के नेतृत्व में ही संविधान लागू किया जाएगा और इसके साथ ही संविधान के लागू होते ही गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत का जो सबसे संवैधानिक प्रमुख होएगा वो होगा राष्ट्रपति। ठीक, तो यहाँ से राष्ट्रपति का पद आ गया, अब गवर्नर जनरल का कोई पद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1857 से लेके 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय आते रहे और भारत की स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालाचारी जो 1950 तक भारत के क्या रहेंगे, गवर्नर जनरल बने रहेंगे। और संविधान लागू होने के बाद इस पद को भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और इसमें महत्वपूर्ण जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी तैयारी कर सकें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।